नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 6 मई है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले। कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि प्रश्न कुछ इस तरह से था कि लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन से लीबिया, लेबनान, मिस्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लेबनान। लेबनान में है ये नदी लितानी और इसमें एक झील है कारून झील, जिसमें अभी देखा गया था कि जलीय प्रदूषण के कारण जो है कई मछलियाँ इसमें मृत पाई गई। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि किस देश ने इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की है। तो ऑप्शन है कॉन्गो, नाइजीरिया, तंजानिया, रवांडा। तो इसका आंसर होगा कॉन्गो। तो कॉन्गो देश ने अभी इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसने अभी इबोला के कारण जो उत्तरी किवू के पूर्वी प्रशांत में 6 लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ पर, और इसकी अभी समाप्ति की घोषणा की है। तो इबोला वायरस की खोज 1976 में की गई थी। कॉन्गो में एक नदी है इबोला, उसके किनारे ही इसकी खोज की गई थी, तो इसी कारण इसका नाम इबोला वायरस पड़ा। तो पश्चिमी अफ्रीका में इबोला का प्रकोप जो है 2014-16 का प्रकोप जो है सबसे बड़ा प्रकोप माना जाता है कि 2014 से 16 के बीच में इबोला वायरस ने अफ्रीका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इसी के साथ ही चलते हैं, देखते हैं कि जो जून 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया था। इसके साथ ही इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचा है और यह मानव से मानव के माध्यम से मानव आबादी के बीच फैलता है, यानी कि ये जानवरों से लोगों में पहुंचा और फिर उसके बाद मानव से मानव में, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बड़े पैमाने पर होता है। इसी के साथ ही देखा जाए तो इस इबोला वायरस में प्राकृतिक मेज़बान जो है वो फल चमगादड़ है, यानी कि फ्रूट बैट, जो फल खाने वाला चमगादड़ होता है वह इबोला वायरस का प्राकृतिक रूप से मेज़बान है, या कहा जाए प्राकृतिक रूप से संक्रमण करता है या वो फैलाता है, इसका वाहक है। इसी तरीके से जो फ्रूट बैट है ये भी भारत में, जो केरल में एक समय पहले निपाह वायरस की चर्चा हुई थी, तो निपाह वायरस का जनक या कहा जाए वाहक जो है फ्रूट बैट ही होता है। तो फ्रूट बैट ऐसे ही कई वायरसेस का जनक या कहा जा सकता है वाहक रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। 2 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई। तो इसका आंसर होगा 4 मई। 4 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर देखें तो अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए कि जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण और समुदाय यथावत सुरक्षित रहें, यानी कि जो फायर फाइटर्स होते हैं हमारे उनके जो बलिदान है उसको पहचानने के लिए ये मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो है 4 मई को मनाया जाता है, क्योंकि यह जो है सेंट फ्लोरियन डे भी के रूप में भी मनाया जाता है। सेंट फ्लोरियन डे मतलब कि सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के कमांडिंग फाइटर्स में से एक थे। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और उन्होंने अग्निशामकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। उन्होंने प्राचीन रोम में एक पूरा जलता हुआ गांव बचा लिया था। और अग्निशामक दिन के प्रतीक में देखा जाए तो लाल रंग और नीले रंग के रिबन होते हैं, और रिबन में लाल रंग का जो प्रतीक है वो आग का है और नीला रंग जो है वो प्रतीक पानी का है, यानी जल का प्रतीक है। तो इंटरनेशनल फाइटर्स डे कब मनाया जाता है, 4 मई को मनाया जाता है, और लाल और नीले रंग का इसका रिबन इसकी पहचान होता है। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है नारायण भगवती, पीसी पंत, रमेश कटियार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पीसी पंत। तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति पीसी पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इससे पहले वह 2014 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत की गई, यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका जिक्र संविधान में नहीं है, इसको एक कानून के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसीलिए वैधानिक निकाय है। और वह कानून, वह अधिनियम कौन सा है, मानव अधिकार अधिनियम 1993
के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें एक चेयरमैन और 5 सदस्य होते हैं। चेयरमैन को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रपति 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और चेयरमैन और सदस्य 3 साल की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहते हैं। यानी कि जो कार्यकाल है इनका 3 वर्ष का है, और यदि 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो भी ये रिटायर हो जाते हैं। तो इनमें से कोई एक पूर्ण होना चाहिए। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि हाल ही में सशस्त्र बलों ने भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया। तो ऑपरेशन है ऑपरेशन को जीत, ऑपरेशन विजय कोरोना, ऑपरेशन को फतेह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन को जीत, यानी को का मतलब है कोरोना से जीत। तो सशस्त्र बलों ने भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑपरेशन को जीत शुरू किया है। और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनेटकर कोविड-19 से लड़ने के लिए रणनीति बनाने और निगरानी के लिए काम कर रही हैं। सशस्त्र बलों में 3 सितारा जनरल बनने वाली यह पहली महिला हैं और यह अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्राप्त करता है या प्राप्त कर चुकी हैं। इसके अलावा ऑपरेशन को जीत के तहत सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना के कर्मी ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने और कोविड-19 बेड स्थापित करने और नागरिक प्रशासन की मदद करने के लिए काम कर रही है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है और इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक पर काम करता है। वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है और इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में जालंधर छावनी में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया था, जो अप्रैल 2021 में शुरू किया था और इसे विश्व पृथ्वी दिवस पर लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसे गो ग्रीन पहल के एक भाग के रूप में भी लॉन्च किया गया था। जल्दी से आप लोग कमेंट में एक आंसर यहाँ पे दीजिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसी के साथ ही हम देखें तो वैनेडियम क्या है। तो अभी हाल ही में जनवरी 2021 में ही अरुणाचल प्रदेश राज्य में वैनेडियम की खोज की गई थी और ये भारत में वैनेडियम की पहली खोज है। और अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर वैनेडियम भारत में एकमात्र जगह है जहाँ वैनेडियम खोजा गया है। तो भारत विश्व में वैश्विक वैनेडियम उत्पादन का 4% उपभोग करता है और ये मुख्य रूप से जो है आयात पर निर्भर करता है और यह लगभग 60 विभिन्न खनिजों और अयस्कों से पाया जाता है। जो वैनेडियम है वह उसकी जो प्राप्ति होती है 60 विभिन्न खनिजों या अयस्कों से प्राप्त होती है, जिसमें मुख्य रूप से कार्नोटाइट, वानाडेट, रोस्कोलोराइट, पेट्रोनाइट शामिल है। वैनेडियम का उपयोग स्टील मिश्रित धातु, अंतरिक्ष वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही इसका उपयोग गार्डन्स और पिस्टल रॉड बनाने में किया जाता है। वैनेडियम रेडॉक्स बैटरी का उपयोग सुपरकंडक्टर मैग्नेट में भी किया जाता है और उनका उपयोग ऊर्जा के विश्वसनीय अक्षय स्रोतों को बनाने के लिए किया जाता है। वैनेडियम का रंग सिल्वर होता है और यह एक संक्रमणकालीन धातु है जो गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। 3 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई। तो इसका आंसर होगा 5 मई को। 5 मई को प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है और यह हर साल अस्थमा दिवस का आयोजन जो है वो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 5 मई को यह आयोजित किया जाता है और वर्ष 2021 का जो विषय रहा है इस बार वो रहा है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। इसका क्या रहा है, विषय रहा है। इसी के साथ ही अगर देखें तो वर्ष 2022 में यह मई में पहले मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। अब अभी तक तो ये कब किया जाता था, 5 मई को आयोजित किया जाता था, लेकिन अब जो है 2022 से इसका आयोजन कब से किया जाएगा कि मई का जो पहला मंगलवार होगा तब से इसको आयोजित किया जाएगा। ये गैर संचारी रोगों में से एक है, यानी कि ये ट्रांसमिट नहीं होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है और ऐसी धारणाएं बनी रहती हैं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, जो कि ये गलत
धारणा है। इसके साथ ही देखा जाए तो पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में 35 से अधिक देशों ने मनाया था और पहला विश्व अस्थमा दिवस स्पेन में विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 5 मई को पहली बार विश्व अस्थमा दिवस के रूप में स्पेन में इसकी बैठक की गई थी, तो इसके लिए ही मनाया जाता है 5 मई को। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि पुटोला नाच जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? तो ऑप्शन है असम, मणिपुर, राजस्थान या बिहार। तो इसका आंसर होगा असम। तो पुटोला नाच जो कि एक कठपुतली नाच है और एक पारंपरिक कठपुतली कला है जो असम राज्य में प्रचलित है और यह कला लगभग भूली जा चुकी है। हाल ही में एक असम आधारित ट्रस्ट आर्म्ड ने कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए इस कठपुतली कला का उपयोग करके 3 लघु वीडियो बनाए हैं और इस परियोजना को यूनिसेफ असम के सहयोग से क्रियान्वित किया गया था। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं कि ऋषिकुल्या नदी जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो ऋषिकुल्या नदी काफ़ी फेमस नदी है और ये ओडिशा राज्य में स्थित है और ये फेमस है किस लिए? इसका मुहाना जो गहिरमाथा है गहिरमाथा के बाद जो गहिरमाथा जो इसके मुहाने पर है वहाँ पे भारत में ओलिव रिडले कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है ये ऋषिकुल्या नदी का मुहाना। और इसके साथ ही इस साल ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास लाखों ओलिव रिडले समुद्री कछुए संभवतः घोंसला नहीं बना पाएंगे क्योंकि घोंसला बनाने की प्रक्रिया का समय अब जो है समाप्त होने वाला है और मार्च 2020 में एक ही स्थान पर 3 लाख से अधिक कछुओं ने घोंसला बनाया था। इसके साथ ही अगर देखें तो जो ओलिव रिडले हैं ओलिव रिडले कछुए विश्व के सबसे छोटे कछुओं में से एक हैं और जो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये विलुप्ति की कगार पर हैं और इनके संरक्षण के लिए ही इन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि मैक्स 1407 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? कपास की किस्म, चावल की किस्म, सोयाबीन की किस्म या सरसों की किस्म? तो इसका आंसर होगा सोयाबीन की किस्म। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मैक्स 1407 नामक सोयाबीन की एक नई उच्च उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म को विकसित किया है और यह बीज उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के लिए अनुकूल है। तो अगला प्रश्न है कि इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 3 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 5 मई को। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व भर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। इस बार 2021 के लिए विषय है सेकंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, ये इसका विषय रखा गया है। तो इसी के साथ ही देख लेते हैं वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कि निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, लीबिया। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों में अपने शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर।